हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन के चैप्टर सेकंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभिन्न वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा कंपनियां, डाकघर, मोबाइल ऐप आधारित सेवाएं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन के इस सेकंड चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सब्जेक्ट आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है या ये सब्जेक्ट आपको किस सेमेस्टर में पढ़ने को मिला है। अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आप वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बैंक के बारे में आप पढ़ेंगे, बीमा कंपनियों के बारे में आप पढ़ेंगे, डाकघर के बारे में आप पढ़ेंगे। दोस्तों, सारे टॉपिक्स यहाँ पर काफ़ी आसान हैं, सरल तरीके से आपको सारी बातें समझाई जाएंगी, सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ पर कि वित्तीय संस्थान क्या है, पहले आप ये समझ लो। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि वे संगठन जो बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हो गए और डाकघर आदि इसमें शामिल हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल तरीका है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। वित्तीय संस्थान मतलब पैसे से जुड़े हुए संस्थान। ये संस्थान कैसे होते हैं, तो देखिए, ये ऐसे संस्थान होते हैं जो लोगों से पैसा जमा करते हैं और उसे उन लोगों या व्यवसायों को उधार देते हैं जिन्हें धन की ज़रूरत होती है। जैसे कि बैंक क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों से पैसा जमा करते हैं, ठीक है, और फिर जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई लोन लेने आता है बैंक में, अगर उसका क्रेडिट अच्छा होता है, अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बैंक उसे लोन दे देते हैं। मतलब अभी आपको बस इतना समझना है कि वित्तीय संस्थान का मतलब नॉर्मली क्या है। तो देखिए, वित्तीय संस्थान ऐसे संगठन होते हैं जो बचत करने वालों और उधार लेने वालों के बीच में मध्यस्थ, मिडल मैन की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बैंक, ठीक है, साथ में बीमा कंपनियां भी हैं, ठीक है, डाकघर भी हैं। डाकघर दोस्तों, ठीक है, डाकघर भी वित्त से संबंधित कई सारी गतिविधियाँ करता है। डाकघर में भी कई सारी वित्त से संबंधित योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। कई सारी स्कीम्स लाई जाती हैं, कई सारी योजनाएं डाकघर के द्वारा लाई जाती हैं, जिसमें लोगों से निवेश की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। अभी सारी बातें हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा वित्तीय संस्थान का मतलब समझ में आ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अगले टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महत्व। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि वित्तीय संस्थानों का महत्व क्या है। देखिए, आर्थिक विकास में योगदान। ये जो वित्तीय संस्थान होते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। ये बचत को एकत्र कर उसे उत्पादक कार्यों और उद्योगों में निवेश करते हैं, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। देखिए, आर्थिक विकास में योगदान, ये जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं आर्थिक विकास में ये योगदान देती हैं। एक बात दोस्तों और बता देता हूँ, बैंक हो गए, डाकघर हो गए, बीमा कंपनियां, ये तो वित्तीय संस्थान में आती हैं। साथ में कई सारे आपने फाइनेंस के नाम सुने होंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है, तो ये भी वित्तीय संस्थाओं में आते हैं। जो अलग अलग तरह के जो NBFCs हैं, ठीक है, जैसे कि कई बार आप कुछ सामान लेने जाते हैं, ठीक है, और आपको किसी कंपनी के द्वारा जो फाइनेंस होता है आमतौर पर, उसके द्वारा आपको लोन दे दिया जाता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है। तो मतलब यहाँ पे यही बात है कि वो भी वित्तीय संस्थाओं में शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो आर्थिक विकास में योगदान देती हैं। देश के आर्थिक विकास में इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे होता है ये देखिए दोस्तों, ये निवेश करते हैं, ठीक है, ये पैसा उपलब्ध कराते हैं, ये उद्योगों में निवेश करते हैं, जिससे क्या होता है, देश का आर्थिक विकास होता है। दूसरा पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, पूंजी की उपलब्धता, मतलब ये पैसा अवेलेबल कराते हैं। देखिए, ये संस्थान, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं होती हैं जो नए व्यवसायों, जो नए बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, व्यवसाय होते हैं, किसानों और उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराते हैं। इससे नए उद्यम शुरू होने और बढ़ने में मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, ये जो संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं, ये पूंजी उपलब्ध कराती हैं, ठीक है, इससे आर्थिक विकास होता है। और देखिए, पूंजी उपलब्ध कराती हैं ताकि जो नए उद्योग हैं स्पेशली उनके विकास में बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो मतलब इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, तो इनका महत्व आपको समझ में आया। संतुलित क्षेत्रीय विकास। देखिए, वित्तीय संस्थान ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं पहुंचाकर वहां निवेश बढ़ाते हैं। इससे शहरों और गांवों के बीच आर्थिक असमानता कम होती है। मतलब ये जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं ये दूर दराज के इलाकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाती हैं। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे वो वहां पर भी निवेश करती हैं, जिससे कि शहरों और गाँव के बीच में जो आर्थिक असमानता है ये कम होती है। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा रोजगार सृजन। जब उद्योग और व्यवसाय बढ़ते हैं
तो उनके साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इनडायरेक्टली ये फ़ायदा भी है वित्तीय संस्थाओं का। एक महत्व ये भी है कि रोजगार को बढ़ाने में इनका एक रोल होता है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो वित्तीय संस्थाएं पैसा उपलब्ध कराती हैं, उद्योगों में निवेश करती हैं, ठीक है, कई जगहों पर कई कई क्षेत्रों में ये निवेश करती हैं वित्तीय संस्थाएं। इससे क्या होता है, कुल मिलाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। और जाहिर सी बात है, जब उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे रोजगार, नए नए रोजगार भी सृजित होते हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ठीक है। वित्तीय सुरक्षा और मार्गदर्शन। देखिए दोस्तों, ये संस्थान लोगों को बचत, बीमा और निवेश के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही सरकार और व्यवसायों को वित्तीय योजनाओं और नीतियों पर मार्गदर्शन भी देते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो संस्थाएं हैं, ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये बचत की सुविधा देती हैं लोगों को। ठीक है, कि आप ऐसे बचत कर सकते हैं, जैसे कि बैंक देता है सेविंग अकाउंट खोलने का ऑप्शन देता है एक अच्छा सा। ठीक है, कि व्यक्ति अपना सेविंग अकाउंट में अपनी सेविंग्स को रख सकता है और उसे थोड़ा ब्याज भी देता है बैंक। ठीक है, बैंक एफडी की सुविधा भी देता है कि जो भी मतलब अकाउंट होल्डर है बैंक में, तो वो एफडी भी करा सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, तो वो इसमें बैंक अकाउंट होल्डर को ज़्यादा ब्याज देता है। तो बचत की सुविधाएं भी देते हैं जो वित्तीय संस्थान होते हैं। ठीक है, जैसे कि बीमा कंपनियां हो गई। ठीक है, ये भी बचत से संबंधित या जो आर्थिक सुरक्षा है उससे संबंधित सेवाएं देते हैं। साथ में दोस्तों ये मार्गदर्शन भी करते हैं। ठीक है, सरकार और व्यवसायों को वित्तीय योजनाओं, जो वित्त से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, तो उसमें ये एक मार्गदर्शक की तरह भी काम करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग संस्थान की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत चीज़ें, मतलब सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी सिंपल हैं। अभी आपने समझा कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं और उनका महत्व क्या होता है। जाहिर सी बात है, देखिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, वित्तीय संस्थान मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो संस्थाएं हैं ये पैसे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बैंक हैं, इसमें बैंक शामिल है, बीमा कंपनियाँ इसमें शामिल हैं। तो मतलब जो संस्थाएँ होती हैं इनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो इसलिए इनका महत्व भी काफ़ी अधिक है। देखिए, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए बचत से संबंधित योजनाएं भी लाते हैं। ठीक है, तो इनका महत्व काफ़ी अधिक है और इनका महत्व आपको समझ में भी आ गया। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। और मुख्य रूप से कहा जाए कम शब्दों में कि इनका महत्व क्या है, तो इनका महत्व जो है वो आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, कि देश के आर्थिक विकास में इनका रोल अधिक होता है। उद्योगों के आर्थिक विकास में उद्योगों के विकास में भी मतलब इनका रोल होता है। ठीक है, काफ़ी अधिक। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी से संबंधित आपको यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकिंग संस्थान की। तो अभी हमने यहाँ पे नॉर्मली बात की वित्तीय संस्थाओं की, अब हम बात कर रहे हैं बैंकिंग संस्थान की, बैंकों की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैंक क्या है, बैंक भी तो वित्तीय संस्थान ही हैं। अब देखिए, बैंक वे संस्थान हैं जो लोगों को पैसा जमा करने, निकालने और ऋण लेने और भुगतान करने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। आसान है, समझ में आ रहा है। बैंक क्या होते हैं दोस्तों, बैंक पैसे जमा करने की सुविधा देते हैं कि लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से निकाल सकते हैं उसे। ऋण लेने, बैंक से लोग ऋण ले सकते हैं। ठीक है, भुगतान करने, किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरे अकाउंट होल्डर को, किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हैं तो उसको बैंक भुगतान करने की सुविधा देते हैं। तो मतलब ये सेवाएं बैंक प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इसी से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जैसे कि वे चेक, ड्राफ्ट, एटीएम और डिजिटल ट्रांसफ़र, जो कि आजकल काफ़ी हो रहा है। ठीक है, इसके जरिए लेन देन को आसान बनाते हैं। बैंक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के महत्व में आप इसको हमेशा लिखना कि बैंक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों बैंकों का रोल बहुत अधिक होता है। जब बैंक स्थिर होते हैं, बैंक मजबूत होते हैं, जब बैंक की आर्थिक नीति वगैरह ठीक होती है, बैंक के पास ठीक पैसा होता है, जब बैंक सही से चल रहा होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है। मतलब एक तरह से आप देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंकों के महत्व की। अब देखिए, बचत को प्रोत्साहन, देखिए बैंक बचत को प्रोत्साहन देते हैं कि लोग बचत करें। ठीक है, जैसे कि कई सारे स्कीम चलाते रहते हैं बैंक, जिसके द्वारा लोग थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं कि वो यहाँ पर इतना पैसा बचा कर रख लें, बैंक में इतना पैसा इस स्कीम में डाल दें तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बैंक लोगों को सुरक्षित जगह पर पैसा जमा करने और ब्याज कमाने का अवसर देते हैं। ठीक है, इसके जरिए बचत खाता, चालू खाता, जो सेविंग अकाउंट है, वो करंट अकाउंट, ठीक है, सावधि जमा जैसी योजनाएं लाते हैं, जैसे कि एफडी। ठीक है, सावधि जमा मतलब एफडी जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है,
इसके साथ ही पूंजी का स्थानांतरण। अब देखिए पूंजी का स्थानांतरण, बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा जल्दी और सुरक्षित तरीके से भेजने की सुविधा देते हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट और ऑनलाइन ट्रांसफ़र। देखिए बैंकों के साथ एक चीज़ जो जुड़ी हुई है वो है सुरक्षा। ठीक है, नॉर्मली कई लोग बैंकों में पैसा इसलिए भी रखते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित है। ठीक है, तो सुरक्षा भी बैंकों के साथ जुड़ी हुई है। तो पूंजी का स्थानांतरण भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब कि बैंकों का महत्व एक ये भी है कि पूंजी का स्थानांतरण काफ़ी सुरक्षित तरीके से बैंकों के द्वारा पूंजी का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, ये भी एक सुविधा देते हैं बैंक। इसके अलावा व्यापार, उद्योग और कृषि को वित्त देना, मतलब लोन वगैरह देते हैं ये। ठीक है, देखिए बैंक लोगों की बचत को एकत्र कर व्यापारियों, किसानों और उद्योगों को ऋण के रूप में देते हैं। इससे उत्पादन और रोजगार बढ़ता है। ठीक है, सरकार की सहायता, सरकार की भी सहायता करते हैं। कई बार सरकार को भी लोन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार जो सरकारी प्रतिभूति होती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड होते हैं, तो उनके द्वारा बैंकों से लोन लेते हैं, लोन लेती है। तो मतलब सरकार की सहायता भी करते हैं बैंक सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने में मदद करते हैं। अब कई सारी सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं। अब कई सरकारी योजनाओं में बैंकों की भी सहायता ली जाती है, बैंकों से भी पैसा, मतलब बैंकों से की भी मदद ली जाती है। तो बैंक निवेश भी करते हैं। तो देखिए वे सरकारी बॉन्ड, डिबेंचर और प्रमाण पत्रों में निवेश करते हैं। बैंक भी देखिए दोस्तों, बैंक भी ना निवेश समय समय पर करते रहते हैं, क्योंकि देखिए बैंक के पास जनता का पैसा है और बैंक भी कमाने के लिए बैठे हैं। बैंक मतलब जो बैंक भी है वो कमाने के लिए, तो वो भी कमाने के लिए भी बना है। तो बैंक भी चाहता है कि वो भी प्रॉफिट में रहे और जो जनता का पैसा है तो वो जनता को ब्याज भी दे पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक क्या करता है कि बैंक के पास जो पैसा होता है दोस्तों, ठीक है, उस पैसे को वो सुरक्षित जगह निवेश भी करता रहता है, ताकि उसके पैसे में बढ़ोतरी होती रहे और बैंक प्रॉफिट में रहे और बैंक सही से चलता भी रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी हमने महत्व को समझा। अब यहाँ पर हम बैंकिंग संरचना को समझ रहे हैं कि भारत में बैंकिंग संस्थाओं को, अब देखिए भारत में बैंकिंग संस्थाओं को उनके स्वामित्व, मतलब ऑनरशिप के और सेवाओं, सर्विसेज के आधार पर बांटा गया है। ये 3 प्रकार के हैं, मुख्यतः यहाँ पर 3 प्रकार के हम बात कर रहे हैं। अब देखिए केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। ठीक है, यह देश की मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली का संचालन और नियंत्रण करता है। देखिए आरबीआई के मुख्य कार्य, तो देखिए 3 तरह के बैंक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक आपको सब पता है, आरबीआई। एक ही केंद्रीय बैंक है दोस्तों भारत में आरबीआई। ठीक है, यही मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली का संचालन यही करता है और दूसरे बैंकों पर नियंत्रण भी रखता है, देख रेख भी करता है। अब देखिए आरबीआई के प्रमुख कार्य, भारतीय रुपए की आपूर्ति और स्थिरता को नियंत्रित करता है। केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, जो दूसरे 1 रुपये का अगर हम नोट छोड़ दें, ठीक है, जिसको वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है 1 रुपये के नोट को, तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर अगर हम बात करें तो जितनी भी करेंसी है, ठीक है, जितनी भी नोट है, तो उनको आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया जाता है। सभी बैंकों का बैंक होता है, ये सभी बैंकों का बैंक होता है और उनकी गतिविधियों की निगरानी करता है। देश में मौद्रिक नीति लागू करता है। अब देखिए दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, तो आरबीआई उसी हिसाब से अपनी नीति में परिवर्तन करता रहता है। कई बार आरबीआई रेपो दर बढ़ा रहा है, कई बार रेपो दर घटा रहा है, ऐसा आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा। तो ये मौद्रिक नीति का ही हिस्सा है। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत काफ़ी व्यापक कार्य आरबीआई करता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर वो नज़र रख सके कि सभी चीज़ें मतलब सही से चल रही हैं या नहीं चल रही। ठीक है, इसको देखने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। महंगाई को नियंत्रित करने का भी प्रयास आरबीआई करता है। हालांकि दोस्तों मतलब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उतनी नीड नहीं है। ये आप इकोनॉमिक के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा डीपली। जैसे कि आरबीआई के ऊपर अगर आपका कोई अलग चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो उसमें आप काफ़ी डीपली पढ़ पाएंगे। अभी हमने यहाँ पर केंद्रीय बैंक को समझा। अब देखिए दूसरा है, यहाँ पर दूसरे तरह का बैंक है, वो है वाणिज्य बैंक। अब देखिए इसमें कई बैंक आते हैं। वाणिज्यिक बैंक आम जनता, व्यवसायों और सरकार से जमा स्वीकार करते हैं। जो नॉर्मली हम बैंक जानते हैं ना, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह, तो ये वाणिज्यिक बैंक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आम लोग अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे व्यापारी वगैरह होते हैं वो यहाँ से लोन भी लेते हैं, वो भी अपना पैसा जमा करते हैं, लोन भी लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। वाणिज्यिक बैंक आम जनता, व्यवसायों और सरकार से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण
प्रदान करते हैं। इनका मुख्य कार्य बचत को निवेश में बदलना, मतलब ये निवेश करने का प्रयास करते हैं सही जगह, ठीक है। तो जो बचत होती है इनके पास उसको निवेश में बदलना, और व्यापार व उद्योग को वित्तीय सहायता देना, ठीक है। जो व्यापार है, जो उद्योग है, उसको वित्तीय सहायता देना। अब देखिए वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार। देखिए अब वाणिज्यिक बैंकों के भी प्रकार हैं। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और एक है निजी क्षेत्र के बैंक, और एक है विदेशी बैंक। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है, मतलब ऐसे बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी अधिक होती है, मतलब सरकार की ऑनरशिप अधिक होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए दोस्तों निजी क्षेत्र के बैंक जिनमें पूंजी निजी व्यक्तियों या कंपनियों की होती है, उदाहरण के लिए ICICI, HDFC आदि। विदेशी बैंक, विदेशी बैंक में दोस्तों जिनका मुख्यालय किसी दूसरे देखिए दोस्तों जिनका मुख्यालय किसी दूसरे देश में होता है लेकिन वे भारत में शाखाएं चलाते हैं। अब ऐसे कुछ बैंक हैं जिनका मुख्यालय विदेश में है, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ शाखाएं भारत में भी हैं, तो ऐसे बैंकों को हम विदेशी बैंक कहते हैं, मतलब वो विदेशी बैंक के प्रकार में आते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय बैंक को हमने समझा, वाणिज्यिक बैंक को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक छोटे समूहों या समितियों द्वारा चलाए जाते हैं जहां सदस्य ही मालिक और ग्राहक दोनों होते हैं, मतलब जो सदस्य होते हैं वो आपस में ही मतलब पहले पैसे इकट्ठा करते हैं वो, ठीक है। सहकारी बैंक में क्या होता है, वो पहले पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर वो जिसको ज़रूरत होती है वो लोन ले लेता है। वे पारस्परिक लाभ के आधार पर काम करते हैं और मुख्यतः कृषि और छोटे व्यापारों को ऋण देते हैं। सहकारी बैंकों के प्रकार। देखिए दोस्तों सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक शहरों में छोटे व्यापारियों और आम लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं। जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो शहरों में जो छोटे व्यापारी हैं, जो आम लोग हैं, तो इनको वित्तीय सहायता देते हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक गांव में किसानों को कृषि ऋण प्रदान करते हैं और ग्रामीण विकास में सहयोग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने बैंकों के प्रकारों को समझा, जो भारत में नॉर्मली जो मुख्यतः बैंक के प्रकार हैं, इसको अभी हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीमा क्षेत्र की, मतलब अभी हमने बैंक की बात कर ली, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीमा क्षेत्र की। बीमा एक अनुबंध होता है जो बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच होता है। बीमा कंपनी प्रीमियम के बदले यह वादा करती है कि यदि कोई दुर्घटना या नुकसान होता है तो वह आर्थिक सहायता देगी। देखिए दोस्तों बीमा कई लोग इससे परिचित होंगे, तभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप समझ पाओ कि बीमा क्या होता है। देखिए दोस्तों बीमा एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो बीमा देने वाली कंपनी है और जो बीमा धारक है, जिसको बीमा मिल रहा है, जो कस्टमर है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बीमा एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनी जो बीमा कंपनी है वो और बीमा धारक के बीच में। किस तरह का होता है ये, तो देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपने कार इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपने कार का बीमा करवाया। अब मान लीजिए कार का बीमा आपने 2 साल के लिए कराया है, तो इन 2 सालों में आपने बीमा कराया है, तो आपसे कंपनी एक प्रीमियम भी लेगी। प्रीमियम मतलब एक तरह से कुछ पैसा भी कंपनी आपसे लेगी। आपने मान लीजिए 2 साल का कराया, तो हो सकता है आपने हर महीने का अगर प्रीमियम हर महीने का प्रीमियम अगर आपने चुना है तो हर महीने कंपनी आपसे लेगी। साल का प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं तो साल में कंपनी आपसे वो पैसा लेगी। मतलब चाहे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो या ना हो, कंपनी 2 साल तक अगर आपका मतलब जिस समय के लिए आपका बीमा है तो उस समय के लिए कंपनी पैसा आपसे लेती रहेगी। लेकिन दोस्तों इस टाइम पीरियड के बीच में जितने समय के लिए आपका बीमा है, ठीक है, उस समय के लिए बीच में अगर आपकी जो भी जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया, जैसे कि मान लीजिए आपने कार का इंश्योरेंस कराया, ठीक है, 1 साल का मान लीजिए आपका इंश्योरेंस चल रहा है, और 1 साल में अगर बीच में आप मतलब प्रीमियम भी आप दे रहे हैं, ठीक है, बीमा आपने लिया है पूरा, ठीक है, सही से मतलब सारी बातें लिखित हैं, ठीक है, पूरा मतलब आपने बीमा लिया है, और इस बीच अगर कार को कोई नुकसान होता है तो उसका जो मतलब हर्जाना होगा, ठीक है, वो बीमा कंपनी आपको देगी। तो यही है बीमा। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, बीमा आपको इंश्योरेंस का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे दोस्तों उदाहरण बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया, ठीक है। बाकी अभी हम आगे एक एक करके काफ़ी डिटेल में यहाँ पे पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इससे व्यक्ति और परिवार बड़े आर्थिक जोखिम से बच जाते हैं। ऐसा मतलब इससे फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा पैसा तो लगता है कि बीमा कराने में थोड़ा पैसा तो खर्च होता है, और शुरू में लगता है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना या कोई नुकसान होता है तो इससे जो बड़ा आर्थिक नुकसान होता है इससे बचा जा सकता है। तो बीमा का ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। अब देखिए दोस्तों बीमा कंपनियों का महत्व क्या है। तो देखिए
जोखिम का सामूहिकरण, अभी मैंने आपको बताई, जो लास्ट में अभी बताया ही मैंने, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक महत्व ये है बीमा कंपनी का कि बीमा होने का एक महत्व ये है कि बीमा कंपनी बहुत से लोगों से, देखिए बीमा कंपनी बहुत से लोगों से छोटा छोटा प्रीमियम लेती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मतलब यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है और किसी एक व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करती है। इससे जोखिम सभी लोगों के बीच बंट जाता है। मतलब बीमा कंपनी के पास तो ठीक ठाक पैसा आ गया, बीमा कंपनी ने कई लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया, ठीक है, तो बीमा कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा आ गया, ठीक है। और अगर एक बार में, तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि एक बार में सभी लोगों का नुकसान हो जाएगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो मतलब अगर कुछ लोगों का मतलब अगर नुकसान हुआ है तो बीमा कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है और वो उस पैसे से उस व्यक्ति का जो भी नुकसान हुआ है उसको वो पूरा कर देती है। तो इससे क्या होता है, जोखिम का सामूहिकरण हो जाता है, मतलब रिस्क शेयरिंग हो जाता है कि एक तरह से जो रिस्क है उसको बांट लिया गया। अब देखिए आर्थिक सुरक्षा मिलती है। बीमा जीवन, स्वास्थ्य, वाहन और संपत्ति को सुरक्षा देता है। देखिए दोस्तों, बीमा कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात अगर यहाँ पर बताई जाए तो जो बीमा होता है वो आर्थिक सुरक्षा देता है। कोई बड़ा नुकसान होने पर बीमा व्यक्ति को आर्थिक रूप से संभाल लेता है। कानूनी आवश्यकता, कई मामलों में कानून बीमा लेना जरूरी करता है। देखिए दोस्तों, कानूनी आवश्यकता, तो यहाँ पर एक बात ये भी बताई जा रही है कि कई मामले ऐसे हैं जहाँ पर बीमा लेना अनिवार्य है, जैसे वाहन बीमा आदि। इससे सुरक्षा और जिम्मेदारी दोनों बनी रहती है। पूंजी निर्माण, कंपनियां जो प्रीमियम एकत्र करती हैं उससे बड़े प्रोजेक्टों और योजनाओं में निवेश करती हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को पूंजी मिलती है और विकास होता है। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो बीमा कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये जो भी पैसे इकट्ठा करती हैं ये उसे निवेश भी करती हैं, और ये जो मतलब निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था को पूंजी मिलती है और विकास होता है। तो ये भी इसका एक महत्व था। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों, महत्व को अभी हमने समझा, अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं बीमा के मुख्य सिद्धांत। अब देखिए बीमा क्षेत्र के कुछ मुख्य सिद्धांत है, बीमा से जुड़े हुए कुछ मुख्य सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है बीमा क्षेत्र कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर चलता है। विश्वास का सिद्धांत, अब देखिए एक सिद्धांत है विश्वास का सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को एक दूसरे को सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। मतलब जो बीमा कंपनियां हैं, ठीक है, वो और जो बीमा लेने वाला व्यक्ति है, जो धारक है, बीमा धारक है, वो दोनों को एक दूसरे को सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। ये सिद्धांत है विश्वास का सिद्धांत। गलत जानकारी देने पर पॉलिसी रद्द हो सकती है। इसके अलावा बीमा योग्य हित का सिद्धांत, अब देखिए आप उसी चीज़ का बीमा करवा सकते हैं जिसमें आपका वास्तविक हित हो, जैसे अपनी कार, अपना घर, अपना मतलब खुद का जीवन। मुआवजे का सिद्धांत, बीमा धारक को उसका जितना नुकसान हुआ है कंपनी उतनी ही भरपाई करेगी, अधिक पैसा नहीं मिलेगा। तो एक सिद्धांत ये है मुआवजे का सिद्धांत। इसमें ये प्रावधान है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जो बीमा धारक है उसका जितना भी नुकसान होगा या हुआ है तो कंपनी उसको उतना ही पैसा देगी, उतनी ही उसकी भरपाई करेगी, ठीक है, जितना उसको नुकसान हुआ है। इसके साथ ही प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कंपनी नुकसान भरने के बाद दोषी तीसरे व्यक्ति से क्षति की राशि वसूल सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन का सिद्धांत है बीमा क्षेत्र में। इसमें ये प्रावधान है, इसका मतलब इस सिद्धांत में ये बात है कि कंपनी का मतलब कंपनी ने मान लीजिए बीमा धारक का कोई नुकसान हुआ और कंपनी ने उसकी भरपाई कर दी। अब जिस व्यक्ति ने नुकसान किया है या जो दोषी व्यक्ति है, ठीक है, तो कंपनी उससे क्षति राशि वसूल सकती है, ठीक है। इसके साथ ही योगदान का सिद्धांत, अब देखिए यदि एक चीज़ का बीमा कई कंपनियों से है, अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है, उसका बीमा कई कंपनियों के द्वारा किया गया है, मतलब कई कंपनियां उसके बीमा में जुड़ी हुई हैं, तो सभी कंपनियां मिलकर नुकसान बढ़ती हैं। तो यहाँ पे ये कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं बीमा क्षेत्र के, अभी हमने इसको समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाक क्षेत्र की। अब देखिए डाकघर सिर्फ चिट्ठियाँ भेजने की जगह नहीं है, बल्कि यह वित्तीय सेवाएँ, बचत योजनाएँ और पैसे के लेन देन जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। यह देश के सबसे दूरदराज इलाकों तक पहुंचकर लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डाक क्षेत्र है, अगर हम डाकघर की बात करें तो डाकघर वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीम डाकघर के द्वारा लाई जाती है। अब देखिए डाक क्षेत्रों का महत्व, निवेश के अवसर प्रदान करना। डाकघर कई तरह की बचत और निवेश योजनाएँ चलाते हैं, जैसे PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट, RD, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि। हर योजना की अवधि, ब्याज दर और फ़ायदे अलग होते हैं, जिससे लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार निवेश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डाक क्षेत्र जो डाकघर हैं उनके द्वारा
कई तरह की निवेश से संबंधित, बचत से संबंधित कई सारी तरह की योजनाएं समय समय पर लाई जाती हैं। सुरक्षित और निश्चित रिटर्न। देखिए, डाकघर की सारी बचत योजनाओं को भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है, इसलिए इन पर रिटर्न सुरक्षित और निश्चित होता है। मतलब इन पर जो रिटर्न मिलना होता है वो काफ़ी सुरक्षित होता है कि हाँ, क्योंकि ये सरकार के अंदर है तो भारत सरकार की गारंटी प्राप्त होती है, तो इससे मतलब जो रिटर्न है वो ज़्यादा सुरक्षित होता है और निश्चित होता है, और कागजी कार्यवाही भी बहुत कम होती है। अब इस पॉइंट को दोस्तों जिसने मतलब अनुभव किया होगा वो ज़्यादा अच्छे से जानता होगा कि कागजी कार्यवाही बहुत कम होती है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा जिसने अनुभव किया होगा उसको ज़्यादा बेटर तरीके से पता होगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम, मतलब जैसे कि कागजी कार्यवाही भी बहुत कम हो, क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं कि सरकारी चीज़ों में हमें कई लंबी कार्यवाही देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे डाकघर की स्पेशली बात की जा रही है तो इसका मेरे को पर्सनली अनुभव नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे लिखा है कि कागजी कार्यवाही यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत कम होती है। और वैसे भी आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटली चीज़ें बढ़ गई हैं, तो वो भी इसका एक कारण है। अब देखिए, स्थिर और लंबे समय वाले निवेश। डाकघर की कई योजनाएं 5, 10 या 15 साल तक चलती हैं। इन योजनाओं से निवेशक को गारंटीड और नियमित रिटर्न मिलता है, जिससे दीर्घकालिक बचत आसान होती है। तो मतलब दीर्घकालिक बचत से संबंधित भी कई सारी योजनाएं डाकघर के द्वारा लाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। मतलब डाकघर कई तरह की सेवाएं भी, सर्विसेज भी देते हैं वित्त से संबंधित, जैसे कि बैंकिंग जैसी सेवाएं, बैंकिंग से मिलती जुलती कुछ सेवाएं, मनी ट्रांसफ़र, बचत खाते, बिल जमा, फॉर्म की बिक्री। ये सेवाएं छोटे व्यापारों और साधारण लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो मतलब ये कुछ गतिविधियां भी की जाती हैं वित्त से संबंधित डाकघर के द्वारा। ये सेवाएं भी डाकघर के द्वारा दी जाती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। भारत का डाक तंत्र देश के हर गांव शहर को जोड़ता है। डाकघर ने संचार, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी इसकी अधिक देखने को मिलती है हमें। इसका जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें ये बिंदु भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, कि जो डाकघर हैं भारत के वो दूर दराज के क्षेत्रों तक फैले हुए हैं, तो ये गांव शहर को जोड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोबाइल ऐप की। देखिए, मोबाइल ऐप ने लोगों के जीवन और काम करने का तरीका बदल दिया है। इनसे हर काम जैसे बैंकिंग, भुगतान, बीमा, जानकारी देखना बहुत तेज़ और आसान और सुरक्षित हो गया है। आजकल दोस्तों हम देख रहे हैं कि हर बैंक अपना एक बैंकिंग ऐप लॉन्च करता है। जैसे कि अलग अलग बैंक में आप देखेंगे कि हर बैंक का अपना एक ऐप आ गया है, ठीक है, जिसमें आप नेट बैंकिंग वगैरह चला सकते हैं, यूपीआई वगैरह भी चला सकते हैं। कई सारे मतलब ऐसे बैंक ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे ऐप्स आ ही रहे हैं, ठीक है, जो यूपीआई वगैरह काफ़ी आसानी से जिसमें हम कर सकते हैं, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, बिल जमा करना है या दूसरी कुछ अन्य गतिविधि करनी है, तो ये काफ़ी आसान हुई है। जैसे कि बैंक के क्षेत्र में अगर हम बात करें, बीमा के क्षेत्र में बात करें, डाक के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिन्होंने इनकी सर्विसेज को और आसान बनाया है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करें मोबाइल ऐप्स का महत्व, तो महत्व लगभग थोड़ा सा मैंने बताया, और यहाँ पे लिखा है जैसे कि तेज़ सेवाएँ। मतलब मोबाइल ऐप्स की मदद से कई काम कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं, जैसे पैसा भेजना, बिल भरना, ठीक है, किसी भी तरह का बिल भरना, जैसे कि मोबाइल का बिल भर रहे हैं हम, ठीक है, हम यहाँ पे बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, तो बिल भरना, तो बिल भरने में भी कई तरह के बिल इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम बिल भरते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, जैसे कि पानी बिल हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी, जैसे बिजली बिल हो गया, तो ये हम काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा बैलेंस देखना आदि। मतलब जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी तेज़ हुई हैं और अधिक सुरक्षा भी देखने को हमें मिलती है। वित्तीय मोबाइल ऐप्स में लेन देन तभी होता है जब उपयोगकर्ता OTP या पासवर्ड से अनुमति देता है, इससे धोखाधड़ी कम होती है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे दोनों चीज़ की बात करें तो देखिए डिजिटली चीज़ें हुई हैं तो इससे धोखाधड़ी के अधिक मामले सामने भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि अब कई चीज़ों में OTP जैसे चीज़ें आ गई हैं कि OTP आएगा तभी आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ोगे, ठीक है, पासवर्ड लगा होता है कई चीज़ों पर, तो इससे क्या है, इससे सुरक्षा भी मिलती है। तो इसके दोनों ही पहलू हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि OTP है, पासवर्ड लगा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो इसके द्वारा मतलब मोबाइल ऐप्स, मतलब इसके द्वारा जो लेन देन है इसमें सुरक्षा बढ़ी है। लेकिन अभी हमें इसमें और ज़्यादा सुधार लाने की आवश्यकता है। जो हमारा मतलब डिजिटल तंत्र है, जो डिजिटल मतलब तंत्र है, इसे हमें और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता अभी भी है।
हर समय उपलब्ध। देखिए कोविड के समय भी लोग घर बैठे बैंकिंग, बीमा, दस्तावेज भेजने जैसे काम कर पा रहे थे। अब देखिए मतलब यहाँ पे कोविड का ही टाइम बताया गया है कि उस समय से तो थोड़ा ज़्यादा होने लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये है कि हर समय उपलब्ध है, ठीक है। आप कभी भी बहुत आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हो, ठीक है। बैंकिंग से संबंधित कोई सेवा है, बीमा या कोई दूसरी जो मतलब दूसरे जो भी मतलब मोबाइल ऐप से संबंधित काम है तो वो काफ़ी मतलब अच्छे से कर पाते हैं और हर समय उपलब्ध, ठीक है। बेहतर प्रबंधन। ऐप्स से लोग अपने पैसे, बीमा, बिल और जमा योजनाओं को आसानी से संभाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम महीने की पूरी ट्रांजैक्शन को बहुत आसानी से ऐप्स के द्वारा, मोबाइल ऐप्स के द्वारा देख पाते हैं। हम यहाँ तक कि पिछले साल की गई ट्रांजैक्शन को भी देख पाते हैं, ठीक है। जो आजकल हम देखते हैं कि बैंकिंग ऐप में कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि हम अपनी साल भर की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेहतर प्रबंधन हुआ है, तो इसका एक महत्व ये है। तो यहाँ पे मोबाइल ऐप्स के महत्व को हमने समझा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर था इसको हमने पूरी तरह समझा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ पे आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।